अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारे चैनल लर्निंग लॉन में आप सबको खुशामदीद। आज हम बात करेंगे एक बड़े ही इम्पोर्टेंट मटेरियल के बारे में। इट्स एन इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ मटेरियल्स। मैं बात कर रहा हूँ सिरामिक्स के अबाउट। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहें। सिरामिक एक ऐसा मटेरियल है जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। सिरामिक्स का इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे। अक्सर एप्लीकेशन ऐसी होती हैं कि जहाँ पे हम जो हमारे कॉमन मटेरियल्स हैं, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मटेरियल्स हैं, इनको यूज़ नहीं कर सकते, वो उस एप्लीकेशन के लिए सूटेबल नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल इंसुलेशन हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वियर रेजिस्टेंस है। तो ऐसे मटेरियल के लिए हमें कुछ ऐसे एप्लीकेशन के लिए कुछ ऐसे हमें मटेरियल चाहिए होते हैं जो इन एप्लीकेशन में सूटेबल हों। तो सिरामिक एक ऐसा मटेरियल है जो हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन, डाइलेक्ट्रिक एप्लीकेशन, इंसुलेटिंग एप्लीकेशन और वियर जैसे एप्लीकेशन, एब्रेशन एप्लीकेशन के लिए सूटेबल है। तो हम इसको इन एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिरामिक्स होते क्या हैं। सिरामिक्स आर कंपाउंड ऑफ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स। ये इनमें मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं। आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है इनमें, ठीक है। उसके बाद ये क्रिस्टलाइन भी होते हैं, सेमी क्रिस्टलाइन भी होते हैं और अमॉर्फस भी होते हैं, ठीक है। अमंग द ओल्डेस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जो सबसे ओल्डेस्ट रॉ मटेरियल था इसका वो कालिन था या क्ले था, ठीक है। और इसके अलावा इसकी मेजर रॉ मटेरियल जो सिरामिक्स दैट आर फाउंड इन नेचर आर फ्लिंट है, जिसमें फाइन ग्रेन सिलिका है, फील्डस्पार है। फील्डस्पार में क्या आता है जी, एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है, इसमें पोटाशियम होती है, कैल्शियम और सोडियम होती है फील्डस्पार के अंदर। ये एज ए रॉ मटेरियल एक्ट कर रहे होते हैं। अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको हम 3 तरह से क्लासीफाई करते हैं। ट्रेडिशनल सिरामिक्स, जिसमें हमारी पोट्री, ब्रिक्स, कॉमन एब्रेसिव, सीमेंट, क्ले वगैरह आती है, ठीक है। उसके बाद न्यू सिरामिक्स या एडवांस सिरामिक्स जो नॉन सिलिकेट्स होते हैं, इसमें सिलिकेट्स के अलावा चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्साइड्स हैं, कार्बाइड्स हैं, ठीक है। उनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो ट्रेडिशनल सिरामिक्स होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, बहुत ज़्यादा बेहतर होती हैं। उसके बाद ग्लास सिरामिक आती है, ग्लासेस आते हैं। ये ज़्यादातर सिलिका पे बेस कर रहे होते हैं, ठीक है। उनमें डिफरेंस क्या होता है, जो हमारे ट्रेडिशनल सिरामिक्स हैं और ग्लास सिरामिक्स हैं, ये उनमें डिफरेंस ये है कि जो हमारे ग्लास सिरामिक्स होते हैं ये नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अब हम इनकी थोड़ी सी प्रोसेसिंग की बात भी कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ पे जाने से पहले, इनकी एप्लीकेशन पे जाने से पहले प्रोसेसिंग की बात कर लेते हैं। कॉमनली सबसे पहले सिरामिक्स का पाउडर होता है, ठीक है। उसको वेट क्ले की फॉर्म मदद से हम उसको शेप देते हैं, उसको ड्राई करते हैं और बाद में उसको हीट अप करते हैं, जिससे हमें एक रिक्वायर्ड शेप जो हम बनाई है वो हमें मिल जाती है। जैसे हम बर्तन बनाने के लिए कॉमनली ये मेथड हम यूज़ कर रहे होते हैं। होता क्या है, लूज़ पाउडर, पहले पाउडर लूज़ होता है, जब उसको हम शेप देते हैं, वाटर ऐड करते हैं तो वो एक दूसरे के करीब आने शुरू हो जाते हैं, पार्टिकल ब्लेंड्स होते हैं, ठीक है। जो इनमें पोर्स होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम उसको करते हैं, फायर करते हैं, वो सिंटर्ड हो जाते हैं और उनमें से पोरोसिटी कम हो जाती है और हमारी रिक्वायर्ड शेप की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। आगे हम बात करते हैं कि हम पाउडर कैसे प्रिपेयर करेंगे। पाउडर प्रिपेयर करने के मैकेनिकल मेथड भी हैं, ठीक है। मैकेनिकल मेथड में हम जा क्रशर यूज़ कर सकते हैं, रोल क्रशर यूज़ कर सकते हैं, जनरेटरी क्रशर यूज़ करते हैं। पार्टिकल साइज़ के बाद स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग में हम डिफरेंट मैश साइज़ की बेस पे इसकी स्क्रीनिंग करते हैं जो हमें एप्लीकेशन की बेस पे रिक्वायर्ड होता है। प्रोसेसिंग में स्पेसिफिक शेप देने के लिए हम इसमें एडिटिव भी ऐड कर देते हैं, इसकी वजह से इनकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ हो जाती है। और भी मेथड हैं इसको प्रोसेसिंग के, मैकेनिकल मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग सिरेमिक पाउडर्स, जैसे बाल मिल है, ठीक है, रोलर मिल है, और उसके अलावा इम्पैक्ट ग्राइंडिंग है जो हम फोर्स के ज़रिए इसको ग्राइंड करते हैं। इसके अलावा केमिकल मेथड भी इसके प्रोसेसिंग के होते हैं, जिसमें सोल जेल मेथड आता है। उसके अलावा थर्मल मेथड्स भी इसमें एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, जो हम जिसके ज़रिए हम पाउडर को बना सकते हैं और पाउडर से फर्दर हम उसकी स्लरी बना के उसकी प्रॉपर शेप में ला के फिर उसकी हम सिंटरिंग करते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर मेथड है इसको लेके चलने का। जैसे पाउडर मेटलर्जी है, मेटल पाउडर के, इस तरह से ये भी पाउडर प्रोसेसिंग सिरेमिक्स के केस में हो रही होती है।
सबसे पहले हम शेपिंग प्रोसेस की बात करते हैं। तो शेपिंग प्रोसेस को हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं मिक्सचर की बेस पे। स्लिप कास्टिंग है। स्लिप कास्टिंग क्यों कहते हैं? इसमें जो वाटर होता है हमारा जो वो 25 to 40% होता है, और जो हमारा प्रिकर्सर है, रॉ मटेरियल है, वो एज अ स्लरी हम उसको मोल्ड के अंदर डालते हैं। जो प्लास्टिक फॉर्मिंग होती है, दूसरा मेथड प्लास्टिक फॉर्मिंग है। इसमें जो पानी है, वाटर कंटेंट कम होता है 15% to 25%, और इसकी जो क्ले होती है वो प्लास्टिक कंडीशन में हम उसको शेप देते हैं। जो सेमी ड्राई प्रोसेसिंग है, इन विच द क्ले इज मॉइस्ट 10% to 15%, इसमें वाटर मज़ीद कम हो जाता है, सिर्फ मॉइस्ट होती है वेट, ठीक है, और इसकी प्लास्टिसिटी भी कम होती है। ड्राई प्रोसेसिंग है, उसमें वाटर बिल्कुल नहीं होता या लेस देन 5% होता है, ठीक है, और इसकी प्लास्टिसिटी भी कम होती है क्योंकि ये ड्राई होती है। ये ग्राफ में शो किया हुआ है कि ड्राई प्रेसिंग, सेमी ड्राई प्रेसिंग, प्लास्टिक फॉर्मिंग और स्लिप कास्टिंग के प्लास्टिसिटी पे क्या इफेक्ट आ रहा होता है इसका। वाटर कंटेंट बढ़ता है तो उसकी जो उसकी बेस पे हम उसको डिवाइड कर रहे होते हैं। ड्राई प्रेसिंग है, सेमी ड्राई प्रेसिंग है, प्लास्टिक फॉर्मिंग है, स्लिप कास्टिंग है। उसके बाद हम बात करते हैं स्लिप कास्टिंग की। उसका मेथड हम पढ़ लेते हैं, इसमें कैसे प्रोसेस हो रहा होता है। इसमें हमने सस्पेंशन लेना है, हमारा पाउडर सिरेमिक जिसकी हम रिक्वायर्ड शेप बनाना चाह रहे हैं, उसको हम स्लिप कहते हैं। उसको हमने जो वाटर के अंदर मिक्स हो चुका है, ठीक है, उसको हमने अपनी जो रिक्वायर्ड शेप है, जो मोल्ड है, उसके अंदर उसको पोर करना है। पोर करने के बाद उसको हमने एक स्पेसिफिक टाइम के लिए रख देना है। होता क्या है, जो हमारा मोल्ड होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है, जो स्लरी उसके अंदर स्लिप उसके अंदर हम पोर करते हैं, उसमें से जो वाटर है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के जो होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, उसमें कैपिलरी रिएक्शन के जरिए रिमूव हो जाता है और दीवारों पे हमारी जो रिक्वायर्ड शेप है वो हमें मिल जाती है। इसमें 25% वाटर टू 40% वाटर, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं। इसमें दो तरह से कास्ट वेरिएशन होती हैं। ड्रेन कास्टिंग, द मोल्ड इज इन्वर्टेड टू ड्रेन एक्सेस स्लिप आफ्टर अ सेमी सॉलिड लेयर हैज़ बीन फॉर्म्ड। सेमी सॉलिड जब लेयर बन गई है तो जो मोल्ड है उसको उल्टा करें, उसमें से जो बाकी प्रोडक्ट है वो निकाल दें और हमें हॉलो शेप मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद सॉलिड कास्टिंग है, टू प्रोड्यूस सॉलिड प्रोडक्ट्स। इसके लिए सारे का सारा जैसे स्फेयर होता है, सॉलिड प्रोडक्ट बनाना है, अगर हमने हॉलो नहीं होगा अंदर से तो उसके लिए हमें टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा ताकि वाटर उसमें से वेपोरेट हो जाए। ये ज़्यादातर बड़े पार्ट्स के लिए, कम्प्लेक्स शेप्स के लिए, लो इक्विपमेंट कॉस्ट के लिए कॉमनली यूज़ होता है। इसकी प्रोडक्शन रेट लो होती है और डिमेंशनल एक्यूरेसी भी कम होती है, ठीक है। ये इसका मेथड है। स्लरी हमने पोर की, उसको टाइम दिया। प्लास्टर मोल्ड है जो ये साइड पे शेप बनी हुई है, ये इतना ड्राई हो गया क्योंकि जो वाटर था वो प्लास्टर मोल्ड में अब्जॉर्ब हो गया और ये बाकी वाटर था हमने ड्रेन आउट कर दिया, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड शेप हमारी हमें मिल गई। उसके बाद प्लास्टिक फॉर्मिंग है। प्लास्टिक फॉर्मिंग में एक सॉफ्ट मेथड है। सॉफ्ट वेट फॉर्मिंग कैन बी कैरिड आउट बाय वेरियस मेथड्स। इसमें एक्सट्रूजन होती है। एक्सट्रूजन में भी हम एक स्लरी बनाते हैं, उसको एक डाई में से गुजारते हैं, हमारे रिक्वायर्ड शेप मिल जाती है। इंजेक्शन मोल्डिंग में भी सेम है, हमने स्लरी बनानी है, डो लाइक स्लरी बनानी है, उसको डो लाइक हमारा प्रिकर्सर होगा, सोर्स मटेरियल होगा, उसको हमने प्रेशर से डाई के में इंजेक्ट करना है और उससे हमें हमारी रिक्वायर्ड शेप मिल जाएगी। तो ये इसने कुछ टूल्स दिए हुए हैं, जिगर टूल, फॉर्म वेयर, जिससे हमने शेप बनाई है, बैट फॉर्मर, ये सारी चीज़ें हम इससे बना सकते हैं। वैक्यूम क्रिएट करते हैं ताकि हमारी जो प्रोसेस की एफिशिएंसी है वो बढ़ जाए। आगे सेमी ड्राई प्रेसिंग है। सेमी ड्राई प्रेसिंग यही है कि उसमें जो हम लिक्विड वाटर यूज़ करते हैं उसकी कंटेंट कम होता है। पाउडर है, उसमें वाटर का कंटेंट कम है, ये सिर्फ मॉइस्ट कंडीशन में हमारा जो क्ले है, जो पाउडर है, उसको हमने डाई में रखा। डाई के ऊपर से दूसरी डाई को प्रेस किया, जो रिक्वायर्ड शेप थी वो हमें मिल जाएगी। जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो हम उसको फोर्स को रिमूव कर लेंगे, डाई सेक्शन को रिमूव कर लेंगे। उसके बाद ड्राई प्रेसिंग की बात करते हैं। ये भी ड्राई सेमी ड्राई प्रेसिंग से मिलता जुलता प्रोसेस है, लेकिन इसमें जो वाटर कंटेंट है वो बिलो 50% 5% होता है। इसलिए क्योंकि ड्राई है, प्लास्टिसिटी ना होने के बराबर होती है, इसलिए इसमें जो हमारी डाई है ताकि वेयर कम हो थोड़ी सी, तो वो टूल स्टील और सिमेंटेड कार्बाइड की होनी चाहिए। अब उसके बाद जो नॉन ड्राइंग श्रिंकेज अकर्स, अब इसमें श्रिंकेज होती है क्योंकि ये इसमें सो ड्राइंग टाइम इज लिमिटेड एंड गुड डायमेंशनल एक्यूरेसी इज अचीव्ड। इसमें कोई ड्राइंग नहीं होती है, ये पहले से ही ड्राई होती है, तो इसमें जो ड्राइंग टाइम है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है।
प्रोसेस की एफिशिएंसी बढ़ जाती है और डायमेंशनल एक्यूरेसी भी है मिल जाती है, क्योंकि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो श्रिंक नहीं कर रहा होता। जो टिपिकल प्रोडक्ट्स में मिलते हैं हमें वो बाथरूम टाइल्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स हैं, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स हैं एंड अदर सिंपल ज्योमेट्री प्रोडक्ट्स हमें मिल जाते हैं। ड्राइंग एंड फायरिंग, जब हमने सिरेमिक प्रोसेसिंग में जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ड्राइंग एंड फायरिंग होता है। जो हमने वाटर स्लरी से एक शेप बनाई है उसको ड्राई करना है और फिर इसको फायर करना है, इसको हम सिंटरिंग भी कहते हैं। जो वाटर होता है वो जो शेपिंग होती है उसमें एक अहम कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, और इसको रिमूव करना ज़रूरी है ताकि इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया जा सके आफ्टर सिंटरिंग। जब हम वाटर मौजूद होता है हमारी प्रोसेसिंग के दौरान, तो जब हम इसको ड्राई करते हैं तो उसके अंदर श्रिंक हो जाती है और शेप उसकी जो डायमेंशन है वो कम हो जाती है, क्योंकि वॉल्यूम पानी के वेपोरेट होने से वो जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, वॉल्यूम श्रिंक हो जाता है। अब जो ड्राइंग प्रोसेस है वो दो स्टेजेस में हो रहा होता है। स्टेज वन में क्या होता है, ड्राइंग रेट इज रैपिड एंड कांस्टेंट एज वाटर वेपोरेट्स फ्रॉम द सरफेस इनटू द सराउंडिंग। स्टार्ट में ड्राइंग रेट ठीक है रैपिड होता है, क्योंकि जो पानी जल्दी से वेपोरेट हो रहा होता है उसकी एनर्जी बढ़ रही होती है, ठीक है, और ये कांस्टेंट क्यों होता है, क्योंकि जो उसकी सरफेस के अंदर कोर में पानी है, वाटर है, वो जब सरफेस से वाटर वेपोरेट होता है तो जो कोर में पानी है वो सरफेस पे पहुंच जाता है, और इस तरह ये प्रोसेस एक कैपिलरी रिएक्शन से सरफेस पे पहुंचा होता है पानी, तो ये प्रोसेस एक कंटिन्यूस और कांस्टेंट रहता है। स्टेज टू में क्या होता है, द मॉइस्चर कंटेंट हैज बीन रिड्यूस्ड वेयर द सिरेमिक ग्रेन्स आर इन कॉन्टैक्ट। अगले प्रोसेस में क्या होता है कि जब जो वाटर मॉइस्चर है वो कम हो जाते हैं, ठीक है, उसकी वजह से जो ग्रेन्स होते हैं वो आपस में नेक शेप बनाना शुरू करते हैं। नेक शेप बनाने के बाद, ठीक है, वो ग्रेन्स आपस में मिलते जुलते हैं। इसके अलावा हम वाटर के अलावा हम और भी बहुत सारे डिटेल ऐड करते हैं ताकि उसमें बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाए और आफ्टर सिंटरिंग हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो। जो हम ग्रीन स्ट्रेंथ हम किसे कहते हैं, जब हमारे इक्विपमेंट में शेप में, ठीक है, कम्पैक्ट में वाटर मौजूद है उसको हम ग्रीन स्ट्रेंथ कहते हैं। जब आफ्टर सिंटरिंग उसकी हमें स्ट्रेंथ मिलती है तो इसको हम कहते हैं कि जी ये इसकी सॉलिड स्ट्रेंथ है जो उसकी आफ्टर सिंटरिंग हमें मिली है। फायरिंग आल्सो कॉल्ड, फायरिंग को जैसे मैंने पहले बात की सिंटरिंग भी कहते हैं, ये पाउडर मेटलर्जी से मिलता जुलता प्रोसेस है, ठीक है। पाउडर मेटलर्जी में मेटल्स के पाउडर को प्रोसेस कर रहे होते हैं, इसमें हम सिरेमिक पाउडर को प्रोसेस कर रहे होते हैं। जो पाउडर प्रोसेसिंग है इस मेथड से हमें कुछ एडवांटेज मिलते हैं, ठीक है। ये जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है कम्प्लेक्स ऑक्साइड में पार्टिकल्स में, ठीक है, और उसके बाद इसकी पोरोसिटी भी कम हो जाती है। हमने अब सिरेमिक्स के जो प्रोसेसिंग है इसकी सिंपल बात कर ली है, ठीक है, और इसमें हमने सब पढ़ लिया कि इसको प्रोसेस कैसे करते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन कौन सी है और इसकी प्रोसेसिंग के मेथड कौन कौन से यूज़ होते हैं। बीइंग इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ मटेरियल्स, सिरेमिक्स की प्रॉपर्टीज़ बहुत ही वाइड है और इनकी प्रॉपर्टीज़ की बेस पे ही हम इनको डिफरेंट एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। आज हम मेनली इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि सिरेमिक्स की कौन कौन सी मेन प्रॉपर्टीज़ हैं और ये प्रॉपर्टीज़ किस तरह इसको अफेक्ट कर रही होती हैं एप्लीकेशन को, और इन किस तरह इसको हम डिफरेंट एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे होते हैं। जो जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें थर्मल प्रॉपर्टीज़ आती हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ आती हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ आती हैं, ठीक है। हम सबसे पहले थर्मल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। थर्मल प्रॉपर्टीज़ को मज़ीद क्लासीफाई किया गया है। उसमें हीट कैपेसिटी आती है, थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल शॉक रेजिस्टेंस। ये सारी प्रॉपर्टीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हीट कैपेसिटी क्या होती है कि एक जब सिरेमिक्स का 1 डिग्री या 1 यूनिट टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए हमें कितनी हीट रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। सिरेमिक के केस में थोड़ी ज़्यादा होती है। ये थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट की बात करें तो ये मटेरियल्स टेम्परेचर, जब इसके ऊपर टेम्परेचर अप्लाई किया जाता है तो उसके अकॉर्डिंग मटेरियल कितना एक्सपैंड करता है, कितना एक्सपैंड होता है, उसको हम थर्मल कोएफिशिएंट एक्सपेंशन कहते हैं। थर्मल कनेक्टिविटी कॉमन सी बात है, थर्मल कनेक्टिविटी की मटीरियल जो है हमारा हीट को कंडक्ट कर सकता है नहीं कर सकता, इस थर्मल कनेक्टिविटी। उसके बाद थर्मल शॉक रेजिस्टेंस, दिस इज एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी बिकॉज जो सिरेमिक्स है इसको हम यूज़ करते हैं फर्नेसेस की लाइनिंग में, ब्लास्ट फर्नेस है, इंडक्शन फर्नेस है, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस है, इस तरह हम इनकी लाइनिंग के लिए यूज़ करते हैं। अगर इसकी थर्मल शॉक रेजिस्टेंस नहीं होगी
तो मटेरियल सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर और सडन राइज इन टेम्परेचर की वजह से ब्रेक हो जाएगा और उसकी जो लाइफ है लाइनिंग की वो कम हो जाएगी, उसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी भी कम होगी, हमारा लॉस ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए थर्मल शॉक रेजिस्टेंस, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट एंड हीट कैपेसिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं और इनको ज़हन में रखते हुए ही हम सिरामिक्स को यूज़ करते हैं और उसकी लाइनिंग प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज़ का। ये ग्राफ भी एक शो किया हुआ है। सबसे पहले थर्मल एक्सपेंशन आती है। थर्मल एक्सपेंशन है वो डिपेंड कर रही होती है बॉन्ड पे, उनके दरमियान कौन सी बॉन्डिंग स्ट्रेंथ है, उसकी बॉन्डिंग स्ट्रेंथ क्या है, ये सारी इस पर डिपेंड कर रही होती है। जो डायमंड वगैरह हैं, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन नाइट्राइड है, इनके थर्मल कोएफिशिएंट एक्सपेंशन बहुत कम होता है क्योंकि इनके अंदर बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे स्टेनलेस स्टील है, अगर इसको हम कंपेयर करें सिरामिक्स को स्टेनलेस स्टील से, तो स्टेनलेस स्टील का जो थर्मल एक्सपेंशन है बहुत हाई है। इसकी वजह क्या है कि थर्मल जो स्टेनलेस स्टील है उनकी जो बॉन्डिंग होती है वो वीक होती है, जैसा कि इस ग्राफ में भी शो किया गया है। देखिए स्टेनलेस स्टील है, इसकी जो थर्मल एक्सपेंशन है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फाइन सिरामिक्स, जो ये 10.5, 7.2 एंड 4.4 डिफरेंट सिरामिक्स के लिए शो किया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मज़ीद थर्मल प्रॉपर्टीज़ में आती है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी आपको पता है कि हीट को कंडक्ट करने का उसकी कैपेसिटी है। हमने पढ़ा कॉमनली यही देखा है कि जो मेटल्स हैं वो हीट को ज़्यादा कंडक्ट करती हैं। जैसे एक स्टील का रॉड ले लें, तो वो क्या करता है जी, उसको हम अगर हीट में रखें तो हमारा हैंड को भी हीट फील होना शुरू हो जाती है क्योंकि वो हीट को कंडक्ट कर रहे होते हैं। और लेकिन सिरामिक्स में ऐसा नहीं होता। सिरामिक्स को हम एज इंसुलेटर यूज़ करते हैं, तो इनके अंदर हीट का थर्मल कंडक्टिविटी इनकी वेरी लो है। अगेन इसमें जो इम्पोर्टेंट इम्प्योरिटी कंटेंट होते हैं, पोरोसिटी होती है, उसकी वजह से भी इनकी थर्मल कंडक्टिविटी कम हो जाती है। आपको पता है पोरोसिटी होगी तो पोरोसिटी में एयर होगी, और जो एयर है वो एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हीट है, तो उसकी वजह से इसकी थर्मल कंडक्टिविटी लो हो जाती है। उसके बाद सिरामिक मटेरियल जो होते हैं ये इंसुलेशन के लिए यूज़ करते हैं, सवाए सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड को, इनको हम मज़ीद आगे डिफरेंट एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं एज अ डेरिवेटिव एंड समथिंग एल्स लाइक सेमी कंडक्टर एंड कटिंग etc। ये इनका एक जनरल सा बिहेवियर शो किया गया है, जिसमें डिफरेंट मटेरियल्स की इसमें कंडक्टिविटी शो की हुई है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, अगेन इंसुलेटिंग फायर ब्रिक है, जो अक्सर मटेरियल्स की जो कनेक्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ रही है और अक्सर मटेरियल्स की कनेक्टिविटी टेम्परेचर के साथ कम हो रही है। थर्मल प्रॉपर्टी जब मजीद बात करेंगे, थर्मल शॉक रेजिस्टेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, स्पेशली जब हम इसको लाइनिंग में यूज़ कर रहे होते हैं। थर्मल जो शॉक रेजिस्टेंस है वो क्यों होता है? थर्मल एक्सपेंशन और कंट्रक्शन की वजह से। फॉर एग्जांपल फर्नेस चल रही है, ठीक है, कॉमन नॉर्मल प्रैक्टिस ये होती है कि अगर रीहीटिंग फर्नेस है या दूसरी फर्नेस है, मेल्टिंग फर्नेस है, उसका टेम्परेचर है स्लोली कम किया जाए। लेकिन अगर उसका टेम्परेचर हम अब्रप्टली चेंज कर देंगे, अब्रप्टली इंक्रीज कर देंगे या ड्रॉप कर देंगे, तो उसके जो सिरामिक्स की लाइनिंग है वो थर्मल शॉक को बियर नहीं कर सकेंगी। अगर वो प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड नहीं है तो ये हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए थर्मल शॉक रेजिस्टेंस वैसे कॉमनली सिरामिक्स की हाई होती है, लेकिन फिर भी हमें इसको प्रॉपर्ली प्रिपेयर करना होता है ताकि हमें थर्मल शॉक रेजिस्टेंस ज़्यादा हो सके। अब मैंने जैसे पहले बात की, रिजल्ट ऑफ रैपिड कूलिंग थर्मल स्ट्रेसेस की वजह से ये फेलियर कॉमनली इसमें आता है। अब क्योंकि सिरामिक्स जो है वो कह रहा है कि इनकी थर्मल शॉक रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? इनकी बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है और ये थर्मल इंसुलेटर के तौर पर कॉमनली यूज़ होते हैं। थर्मल शॉक रेजिस्टेंस हम बढ़ा भी सकते हैं, लिथियम कंपाउंड्स ऐड किए जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि मैग्नीशियम ऑक्साइड एक सबसे कॉमन है जो रिफ्रैक्टरीज में यूज़ होता है, तो इसकी थर्मल शॉक रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए इसमें ग्रेफाइट के पार्टिकल्स डाले गए, ग्रेफाइट की प्लेट्स डाली गई। उसके अलावा मज़ीद इसके ऊपर रिसर्च कंटिन्यू है कि हम इसमें मज़ीद ग्रेफिन पार्टिकल डालकर भी इसकी थर्मल शॉक रेजिस्टेंस को
बढ़ा सकते हैं। इसके ऊपर रिसर्च अभी चल रही है और ये भी हो सकता है कि आने वाली रिसर्च में हम मैग्नीशियम ऑक्साइड के भी नैनो पार्टिकल यूज़ करें और साथ में ग्रेफीन ऐड करें ताकि इसकी थर्मल शॉक रेजिस्टेंस मज़ीद बढ़ सके। उसके बाद हम बात कर सकते हैं थर्मल शॉक स्ट्रेसेस जो प्रोड्यूस होते हैं जिसकी वजह से जो रिफ्रैक्टिव लाइनिंग है वो डैमेज होती है, वो किस पर डिपेंड कर रही होती है। उसमें ज्योमेट्रिकल बाउंड्री कंडीशन के उसमें जो ग्रेन्स हैं उसकी बाउंड्री कंडीशन किस तरह की है, थर्मल बाउंड्री कंडीशन वो थर्मल स्ट्रेसेस बेयर कर सकती है नहीं कर सकती, और फिजिकल पैरामीटर्स मॉडुलस और इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथ से सारी चीज़ें थर्मल शॉक रेजिस्टेंस में मैटर कर रही होती हैं। अब हम मज़ीद इसकी प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन कॉमनली हम जानते हैं एक कॉमन फिनोमिना है कि जब मटेरियल अपना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही होती है तो वो अपना पाथ चेंज कर लेती है, तो ये रिफ्लेक्शन है। इसमें जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ हाउ लाइट प्रोपेगेट्स थ्रू अ मटेरियल, कि मटेरियल से लाइट किस तरह प्रोपेगेट करती है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो जाए तो जो लाइट है उसकी जो ट्रैवलिंग है उसकी स्पीड है वो स्लो हो जाती है, और स्लो होने की वजह से उसका जो चेंज इन डायरेक्शन है वो ज़्यादा हो जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब ये इंसिडेंट लाइट स्ट्राइक की है तो उसकी चेंज इन डायरेक्शन है वो बहुत माइनर है, तो अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो जाएगा तो ये जो चेंज इन डायरेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बेस पे भी हम इनको डिफरेंट प्रॉपर्टीज में डिफरेंट एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कॉमनली द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मटेरियल। ये इसका फार्मूला है n इज इक्वल टू सी ओवर वी। ये इसने एक सिस्टमेटिक डायग्राम शो की हुई है। उसमें आता है सरफेस इंसिडेंट रे हमने इसके ऊपर स्ट्राइक करवाई है तो ये एक इसने अपना पास चेंज किया, ये रिफ्लेक्शन है। अगर ये वापस से स्ट्राइक बैक हो जाती तो रिफ्लेक्टेड रे होती, और अगर ये उसमें से गुजर जाती तो ये ट्रांसमिटेड रे होती। और ऐसे ही जो हम प्रिज्म से हमारी डिफरेंट लाइट्स में मिलती हैं वो इसी फिनोमेना के अकॉर्डिंग हमें मिली होती हैं कि वाइट लाइट है उसको जब हम प्रिज्म में स्ट्राइक करवाते हैं तो अपना रास्ता पाथ चेंज करती है और वो डिफरेंट कलर्स में चेंज हो जाती है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट मटेरियल्स की डिफरेंट सिरेमिक्स की दी हुई हैं, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया हुआ है। CF2 BF2 KBR KCL इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है जिसकी बेस पे हम इसको डिफरेंट एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज आगे आती है एब्जॉर्प्शन। कॉमनली जो सिरेमिक्स हैं मोस्ट डाइलेक्ट्रिक सिरेमिक्स आर ग्लासेस आर कलरलेस एंड ग्लासेस आर कलरलेस। ये कॉमनली कलरलेस होते हैं लेकिन हम डेली लाइफ में सिरेमिक्स में बहुत सारे कलर देखते हैं, तो वो कैसे क्रिएट किए जाते हैं उसमें कलर। हम उसमें डिफरेंट ट्रांजिशन मेटल्स ऐड करते हैं, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल वगैरह, जिसकी वजह से हम उसमें कलर इम्पार्ट करते हैं और जो हमें हमारी आँख से नज़र आते हैं। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ दैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, और इसको हम कॉमनली जो डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं सिरेमिक्स को। अब देखिए मेटल्स जो है स्टील वगैरह हैं, मेटल्स हैं, उसमें हमें यील्ड पॉइंट भी मिलता है, प्लास्टिक डेफॉर्मेशन भी मिलती है। प्लास्टिक डेफॉर्मेशन भी होती है, टफनेस होती है कुछ। लेकिन जब हम बात करते हैं सिरेमिक्स की तो सिरेमिक्स में हमें जो प्लास्टिक रीजन है वो बिल्कुल नहीं मिलता, क्योंकि सिरेमिक्स एज अ ब्रिटल मैनर में एक्ट कर रहे होते हैं, और जैसे ही वो अपनी इलास्टिक लिमिट क्रॉस करती हैं और साथ वो ब्रेक कर जाती हैं ब्रिटल मैनर में। तो इससे डिफरेंट मटीरियल की शो की हुई है। हमारा कंसर्न अभी सिरेमिक्स से हम उसकी बात करते हैं। स्टील से उसको कंपेयर कर ले, कास्ट आयरन है उसकी भी उसने ग्राफ शो किया हुआ है, स्टेन शो की हुई है, और जो थर्मोप्लास्टिक्स हैं उसमें भी उसने डिफरेंट रीजन्स शो किए हुए हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की मजीद बात करते हैं। अब हम बात करते हैं सिरेमिक्स की फ्लक्चुअल स्ट्रेंथ। फ्लक्चुअल स्ट्रेंथ क्या होती है? कॉमन इसको बेंडिंग स्ट्रेंथ भी कह देते हैं। इसको मटेरियल को बेंड करना होता है और किस पॉइंट पे जाके ब्रेक फ्रैक्चर हो रहा है वो उसकी फ्रैक्चर स्ट्रेंथ या फ्लक्चुअल स्ट्रेंथ या बेंडिंग स्ट्रेंथ होती है। सिरेमिक्स का हम कैसे करते हैं बेंडिंग टेस्ट? उसके लिए हम सिरेमिक्स जिसमें स्पेसिमेन है वो रॉड की फॉर्म में भी हो सकता है, उसके अलावा वो रेक्टेंगल की फॉर्म में भी हो सकता है। उसके ऊपर हम लोड अप्लाई करेंगे, लोड अप्लाई करने के बाद वो जिस पॉइंट पे जाके जिस स्ट्रेस पे जाके ब्रेक कर रहा होगा वो उसकी फ्लक्चुअल स्ट्रेंथ होगी। उसके लिए ये फार्मूला दिया हुआ है स्ट्रेस एम सी ओवर एल, जिसमें एम सी ओवर आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है।
एफ अप्लाइड लोड है और एम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इसमें दी हुई है। और अगर हम हमारा स्पेसिफिक रेक्टेंगल है उसके लिए डिफरेंट फार्मूलाज हैं और सर्कुलर है तो फार्मूलाज डिफरेंट हैं। मज़ीद इसकी बात कर रहे हैं हम, तो इसमें अब क्लैरिफाई कर दिया रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन द फ्रिक्शनल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू दिस फार्मूला इसमें, ठीक है। और अगर हम सर्कुलर यूज़ कर रहे हैं तो पाई है, सर्कुलर है तो पाई डेफिनेटली उसके एरिया में पाई तो ज़रूर आएगा, तो ये पाई इसकी सर्कुलर डायमेंशंस को शो कर रहा है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट मटेरियल्स की शो की हुई हैं, जैसे सिलिकॉन नाइट्राइड है, इसकी फ्लक्चुअल स्ट्रेंथ 250 से 1000 तक है, ठीक है। KSI में भी दी है, गीगा पास्कल में भी और 10⁶ PSI में भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का दिया हुआ है। इसके बाद हम हार्डनेस की बात करते हैं। हार्डनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, स्पेशली सिरेमिक्स के केस में। हार्डनेस क्या है जी, ये रेजिस्टेंस टू स्क्रैच है, डिफॉर्मेशन है, तो ये डिपेंड कर रही होती है लार्ज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इनका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है, इनकी हार्डनेस भी ज़्यादा होती है। जो डिफरेंट पॉलीमर्स हैं उनमें प्लास्टिक डेफॉर्मेशन होती है, और इलास्टोमर्स क्या होते हैं कि जिनकी विस्कोसिटी भी होती है और उसमें इलास्टिक रीजन भी मौजूद होता है। जो इलास्टोमर्स है उनकी हम हार्डनेस को कैसे डिफाइन कर रहे होते हैं कि डेफॉर्मेशन ऑफ द सरफेस की उनकी रेजिस्टेंस टू इलास्टिक डेफॉर्मेशन ऑफ द सरफेस इसलिए कह रहे हैं कि जो क्रैक होना है, इंडेंटेशन होनी है या स्क्रैच होना है वो सरफेस पे होना है, इसलिए ये डेफॉर्मेशन ऑफ द सरफेस को जो रेजिस्टेंस होती है उसको हम हार्डनेस कंसिडर करते हैं। इसलिए अगर बात करें सिरामिक्स की, तो सिरामिक्स में जो प्लास्टिक रीजन नहीं होता, हम जो ऐसा टफनेस उसको कैरेक्टराइज नहीं कर सकते, तो हम उसको एज अ स्टिफनेस कैरेक्टराइज करते हैं। उसके बाद जो हार्डनेस है उस पर कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, उसमें पोरोसिटी आती है, ठीक है। ग्रेन साइज आता है, पोरोसिटी ज़्यादा है तो हार्डनेस कम हो जाएगी, ग्रेन साइज अगर छोटा है तो हार्डनेस ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर माइक्रोस्ट्रक्चरल इफेक्ट भी इसके ऊपर, ग्रेन बाउंड्रीज भी इफेक्ट रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट मटेरियल्स की शो की हुई हैं। हम इसको फाइंड कैसे करते हैं हार्डनेस को, हम रॉकवेल टेस्ट, विकल टेस्ट और डोप टेस्ट के जरिए इसकी हार्डनेस को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये डिफरेंट क्लासेस की हार्डनेस नंबर दिया हुआ है, ज़िरकोनिया, एल्यूमिनियम नाइट्राइड्स, एल्यूमिना, सिलिकॉन नाइट्राइड, सिलिकॉन कार्बाइड, ब्रोन कार्बाइड्स, क्यूबिक ब्रोन नाइट्राइड्स, डायमंड। सबसे ज़्यादा डायमंड की हार्डनेस है। वैसे भी हम कॉमनली जब बात करते हैं सबसे ज़्यादा सख्त मटीरियल कौन सा है, तो हम उसमें जनरल नॉन टेक्निकल लैंग्वेज हम बात कर रहे होते हैं, हम कहते हैं डायमंड बहुत सख्त है, तो उसकी सिरेमिक्स में सबसे ज़्यादा हार्डनेस उसी की है। अब अगर हार्डनेस ज़्यादा होगी तो हमें फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये अगर उसकी वेयर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, ठीक है, उसकी ट्राइबोलॉजिकल एप्लीकेशन भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स ऑफ सिरेमिक्स, इलास्टिक मॉडुलस। The elastic modulus of almost all oxide and non-oxide ceramics is consistently higher than of steel. इनका elastic modulus बहुत ज़्यादा होता है, जैसे इसमें शो भी किया हुआ है। elastic modulus सिलिकॉन कार्बाइड जो है इसका सबसे ज़्यादा है, इसलिए इनकी हार्डनेस भी ज़्यादा है। And that is an elastic deformation of only about 50 to 70% of what is found in steel. जो स्टील होता है, elastic जो deformation होती है इसमें 50 to 70% ऑफ स्टील होती है, ठीक है। मज़ीद हम बात करेंगे इसकी डेंसिटी मेटल्स की ज़्यादा होती है, जो हमारे सिरेमिक्स हैं उनकी डेंसिटी कम होती है क्योंकि इसमें पोरोसिटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। इसकी जो डेंसिटी होती है वो 20 to 70% ऑफ स्टील होती है, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी हैज़ अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन प्रॉपर्टी सिरेमिक। ये जो डेंसिटी होती है, रिलेटिव डेंसिटी जो हम स्टील से डिफाइन कर रहे होते हैं, तो इसके प्रॉपर्टीज़ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। वो इफेक्ट किस तरह होता है हम आगे अगली स्लाइड में आपको बताते हैं। ये देखें, फॉर एग्जांपल डेंसिटी है, यहाँ पे जो माइल्ड स्टील है उसकी डेंसिटी 7.85 है और उसकी बेंडिंग स्ट्रेंथ है 300 to 450, ठीक है। और अगर इसको कंपेयर करें हम पोर्सलिन या स्टीलराइट से, तो इसकी 2.7 है और 140 इसकी बेंडिंग स्ट्रेंथ है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह फ्रैक्चर टफनेस माइल्ड स्टील की डेंसिटी ज़्यादा है तो इसकी फ्रैक्चर टफनेस भी ज़्यादा है। तो जिस तरह इससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है उसकी प्रॉपर्टीज भी हायर होती है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हम इसे डिस्कस करते हैं। पोरोसिटी सिरेमिक्स में इनहेरेंट होती है कॉमनली, ठीक है, और ये इसको क्रैक इनिशिएट होने में हेल्प करती है। इसलिए हम बात करते हैं कि जो सिरेमिक्स है वो अंडर टेंशन उनकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, अंडर कंप्रेशन उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है।
जो मैकेनिकल फेलियर है वो कॉमनली सरफेस क्रैक्स, पोरोसिटी एंड इंक्लूजन की वजह से होते हैं। सिरामिक्स में सारी चीज़ें कॉमनली पाई जाती हैं, तो इसलिए सिरामिक्स की जो अंडर टेंशन स्ट्रेंथ है वो बहुत कम होती है। पोर्स क्या होते हैं? पोर्स ज़्यादा स्ट्रेस कंसनट्रेट कर रहे होते हैं, वहाँ पे स्ट्रेस कंसनट्रेट होता है और फिर वहाँ पे क्रैक इनिशिएट होता है, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, मटेरियल ब्रेक हो जाता है। द साइज एंड वॉल्यूम ऑफ फ्रैक्शन ऑफ पोर्स अफेक्ट द स्ट्रेंथ। अगर उसका साइज बड़ा है या वॉल्यूम ज़्यादा तादाद में मौजूद है वहाँ पे, तो तब भी जो उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है सिरामिक्स की वो कम हो जाएंगी, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। आगे फिगर शोज हाउ एन इंक्रीजिंग एल्यूमिना फ्रैक्शन ऑफ पोर्स डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ एल्यूमिना। देखें जैसे जैसे हम उसकी पोर्स की तादाद को बढ़ाते जाएंगे तो उसमें जो उसका स्ट्रेंथ है वो कितनी कम होती जा रही है। यहाँ पे पोर्स कम है तो स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मजीद पोर्स बढ़ा दिए तो स्ट्रेंथ कम हो गई। जैसे जैसे हम पोर्स को बढ़ाते गए हैं तो उसकी स्ट्रेंथ भी कम होती जा रही है। अगर मैकेनिकल प्रॉपर्टी से मजीद हम बात करें, स्ट्रेंथ इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सिरामिक्स मटेरियल्स आर रिलेटिवली ब्रिटल। जो ब्रिटल होते हैं, तो जैसे मैंने पहले बात की है कि इनमें प्लास्टिक रीजन एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। Tensile strength of ceramic materials varies greatly, ranging from very low values of less than 100 psi to about 10 or 6 psi for whiskers of ceramics. Whiskers हम commonly कहते हैं जो defect free part होता है उसको हम whisker कह देते हैं। But there lies a large difference between the tensile and compressive strength. Compressive और tensile strength में इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, क्योंकि मैं पहले बात कर चुका हूँ कि अंडर कंप्रेशन उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, अंडर टेंशन उसकी स्ट्रेंथ कम होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्रैक्स हैं। ठीक है, जो इनिशिएट जैसे स्ट्रेंथ फोर्स अप्लाई होती है तो क्रैक इनिशिएट होते हैं और वो ब्रेक कर देता है। अब कॉमनली बात करें सिरामिक्स की, जो सिरामिक्स की प्लेट्स होती हैं, तो अगर उसके ऊपर हम उसको ज़मीन पे फेंक दें अंडर टेंशन तो वो फौरी ब्रेक कर देती हैं। तो अगर उसके ऊपर खड़े भी हो जाएं तो वो टूटती नहीं है। वजह क्या होती है कि जब अंडर कंप्रेशर हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे होते हैं, जो पोरोसिटी है, जो क्रैक्स हैं, वो आपस में इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होने की वजह से वो ग्रो नहीं कर पाते, ठीक कंबाइन हो जाते हैं। लेकिन जब टेंशन अंडर टेंशन उस पर लोड लग रहा होता है तो वो क्रैक इनिशिएट होता है पोर्स से, इंक्लूजन से, इम्प्योरिटी से, और वो ब्रेक हो जाता है। अल्टीमेटली मटेरियल जो है वो फ्रैक्चर हो जाता है। ठीक है, जो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है यूजुअली 5 to 10 टाइम्स हायर देन द टेंसाइल स्ट्रेंथ। उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है और जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 5 से 10 गुना ज़्यादा होती है। आगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हम मजीद बात कर रहे हैं तो टफनेस। टफनेस हम सिरामिक्स के केस में किस तरह डिफाइन करेंगे? जब मेटल की बात आती है तो हम बात कर देते हैं कि जी प्लास्टिक रीजन जो है वो उसकी टफनेस है। तो जब हम सिरामिक्स की बात करेंगे तो उसमें टफनेस को कैसे डिफाइन करेंगे? तो एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट फ्रैक्चर कॉमनली टफनेस होती है। इनकी जो सिरामिक्स है इनकी इनहेरेंटली बहुत लो होती है टफनेस। लो होने की वजह क्या है? क्योंकि ये ब्रिटल मैनर में वो बिहेव कर रहे होते हैं। हॉट प्रेसिंग सिरामिक्स विद एडिटिव्स एंड रिएक्शन बॉन्डिंग रिजल्ट्स इन इम्प्रूव टफनेस। अगर इसकी मैं हॉट प्रेसिंग कर लूँ या इसके अंदर बॉन्डिंग एजेंट ऐड कर दूँ, एडिटिव्स ऐड कर दूँ, इसकी टफनेस हम कुछ हद तक बढ़ा सकते हैं। टफनेस पे इफेक्ट कौन कौन सी चीज़ें करती हैं? उसमें टेम्परेचर आता है, स्ट्रेन रेट आती है, रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी ऑफ द मटेरियल एंड प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन नोच ऑन द स्पेसिफिक सरफेस। अब अगर एक मैं बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि कोई भी मटेरियल डक्टाइल या ब्रिटल नहीं होता अनलेस अनटिल उसकी स्ट्रेन रेट डिफाइन करती है कि वो मटेरियल एज अ डक्टाइल मटेरियल एक्ट करेगा या ब्रिटल। अगर स्ट्रेन रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वो ऐसा ब्रिटल एक्ट करेगा, अगर स्ट्रेन रेट बहुत कम है तो वो कुछ हद तक एज अ मटीरियल डक्टाइल मटीरियल भी एक्ट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद है स्ट्रेस कंसंट्रेशन। स्ट्रेस कंसंट्रेशन नोचेस नोचेस आम हमने पहले भी बात की है कि सिरामिक्स के अंदर स्ट्रेस कंसंट्रेशन में स्ट्रेस रेजर्स नोचेस जो होती हैं ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से इसकी टफनेस भी कम होती है और ये जल्दी ब्रेक कर जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सिरामिक्स की। इसमें एक कंपैरिजन दिया हुआ है। एल्यूमिनियम अलाई, इसकी जो फ्रैक्चर टफनेस है 24। ठीक है, उसके बाद स्टील अलॉयज हैं उनकी 50, और उसके बाद सिरामिक्स की आते हैं तो सिरामिक्स की टफनेस देख सकते हैं बहुत कम होती है। नेक्स्ट हम इसकी मूव करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिरामिक्स।
इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि इलेक्ट्रिकल अंडर इलेक्ट्रिसिटी अंडर इलेक्ट्रिक करंट हम किस तरह बिहेव कर सकते हैं। कॉमनली सामने जो हैं वो इंसुलेटर होते हैं, इसको हम एज इंसुलेटर यूज़ करते हैं, डाइलेक्ट्रिक यूज़ करते हैं, सेमीकंडक्टर भी यूज़ करते हैं। The electrical properties of ceramic products vary from to low high frequency dielectric to semiconductor। डाइलेक्ट्रिक्स भी होते हैं और ये सेमीकंडक्टर भी यूज़ होते हैं। इसको हम इंसुलेटर भी यूज़ करते हैं वायर्स वगैरह में, हमारे जो फ्यूज़ होते हैं, एक्चुएटर्स और बहुत सारी जगहों पे इसको हम इंसुलेटर भी यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिकल, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन भी होंगे तो जो करंट मूवमेंट है वो सप्रेस हो जाएगी और इस करंट पास नहीं होगा, इसलिए एज आ इंसुलेटर भी एक्ट कर रहे होते हैं। और ये एज आ डाइलेक्ट्रिक भी एक्ट करते हैं जो करंट को स्टोर, चार्ज को स्टोर कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स fall into the general classifications. The classical electrical porcelain for both high and low tension cells and the special bodies such as rutile chloride, high alumina and ये हाई फ्रीक्वेंसी इंसुलेशन के तौर पे एक्ट करते हैं, एज आ इंसुलेटर मटेरियल ये एक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, मजीद इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को मजीद सबसे पहले इसकी जो मेन प्रॉपर्टी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। when a dielectric electric insulator fills the space between the plates, the capacitance of capacitor is increased by factor k, which is called dielectric constant of the dielectric between the capacitor plates। सपोज करें हमारे पास एक कैपेसिटर है, उसकी पॉजिटिव प्लेट है, उसकी नेगेटिव प्लेट है, उसके दरमियान हमने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया है, तो क्या होगा कि उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी एज अ के फैक्टर। के फैक्टर कुछ भी हो सकता है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, वो डिपेंड करता है हमने डाइलेक्ट्रिक कौन सा यूज़ किया है। तो अगर हमने डाइलेक्ट्रिक ऐसा यूज़ किया है कि जो चार्ज को ज़्यादा स्टोर कर सकता है, तो उसकी जो कैपेसिटेंस ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर चार्ज को कम स्टोर कर सकता है तो उसकी कैपेसिटेंस कम इंक्रीज करेगी। तो अब जो हमने डाइलेक्ट्रिक उसमें प्लेस किया है तो उसकी जो वैल्यू बढ़ रही है, फैक्टर ऑफ के बढ़ रही है, तो इसको हम कहते हैं ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है, इसको ये फार्मूला से गिवन है। जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है वो डिपेंड किस पे कर रही है, जिसमें मैंने पहले बात की है कि वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड कर रही होती है। अगर वो डाइलेक्ट्रिक ज़्यादा चार्ज स्टोर कर रहा है तो के की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। By using a material with a very high dielectric constant, very small capacitor with high capacitance can be produced। अगर हम मटेरियल यूज़ किया है तो उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वो हम एक छोटा कैपेसिटर की ज़्यादा चार्ज हमें स्टोर करके दे सकता है। ठीक है, the dielectric constant for electrical porcelain varies between 4.1 and 11.1। जो पोर्सलिन है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कॉमनली इतना होता है, 4.1 से 11 तक होता है। Some special bodies have reported values of several thousands। Porcelain has large positive temperature coefficient। Ductile bodies have large negative temperature coefficient। जिनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है, वो थर्मिस्टर्स की हम बात करें तो वो उनका रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर बढ़ने से कम हो रही होती है। आमतौर पर जो मेटल्स होती हैं उनकी जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाती है, क्योंकि उसके अंदर जो मेटल्स की आपस में इलेक्ट्रॉन्स की आपस में कोलिजन्स है वो बढ़ जाती है, उसकी वजह से उनकी जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ जाती है। बट इन सिरेमिक्स के केस में जो हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनकी जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाती है। अगर हम बात करें डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की, इट इज़ द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू होल्ड एनर्जी एट हाई वोल्टेज। हमने जैसे बात की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, तो ये डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, जो चार्ज को स्टोर करता है। अगर वो चार्ज को ज़्यादा स्टोर कर रहा है तो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, अगर वो कम स्टोर कर रहा है तो उसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो कम है। The dielectric strength of material is defined as the maximum electric field that the dielectric can withstand without electrical breakdown। कैसे डिफाइन करते हैं उसको कि वो इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को बियर कर सकता है विदाउट ब्रेकडाउन। कितनी वो मैक्सिमम फील्ड हो सकती है कि उसको बियर करे विदाउट ब्रेकडाउन। अगर वो ज़्यादा इलेक्ट्रिकल फील्ड या ज़्यादा वोल्टेज को बियर कर सकता है तो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। The specific values of dielectric strength vary from 100 volt per mil for low tension electrical porcelain to 500 volt per mil for special bodies। Rutile bodies shows higher breakdown strength at higher frequency। जो rutile bodies है ये ज़्यादा में उसको withstand कर सकती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, so इनकी जो स्ट्रेंथ है वो भी ज़्यादा होती है। आगे वॉल्यूम रेजिस्टिविटी, it refers to the resistance experienced by the leakage of current through the body of an insulating material। अब एक इंसुलेटिंग मटेरियल की बॉडी है, ठीक है, वो रेजिस्ट कर रही है कि उसमें से करंट लीक ना हो,
तो इसको हम कहते हैं वॉल्यूम रेजिस्टिविटी। ज़्यादा रेजिस्ट करेगी उसकी वॉल्यूम रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी। वॉल्यूम रेजिस्टिविटी ऑफ 10⁻6 ohms is per centimeter cube is considered the lower limit for an insulating material। अगर मिनिमम जो इसकी लिमिट होती है वो 10⁻6 होती है, ठीक है, और कॉमनली जो सारे सिरामिक्स में एट रूम टेम्परेचर उनकी वो मिनिमम जो रेंज है उससे ज़्यादा ही रेजिस्टिविटी होती है। जितनी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हम उसको ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। एज द टेम्परेचर ऑफ सिरामिक मटेरियल इज रेज द वॉल्यूम रेजिस्टिविटी डिक्रीज। द वॉल्यूम रेजिस्टिविटी ऑफ सोडा लाइम ग्लासेस डिक्रीज रैपिडली विद टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कह रहा है कि उसकी रेजिस्टिविटी है डिक्रीज। जैसे मैंने पहले बात की कि टेम्परेचर बढ़ाने से सिरामिक्स की जो रेजिस्टिविटी है, जो सिरामिक्स है उनकी जो रेजिस्टेंस है वो कम होती है। जैसे रेजिस्टेंस कम होगी तो उनकी रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज कर जाएगी। Whereas special bodies are good insulators above 10⁻6 ohm per centimeter cubes at 700 degree centigrade। और कुछ स्पेशल बॉडी से रोटाइल हैं, ये गुड इंसुलेटर के तौर पे एक्ट कर रही होती हैं एट 700 डिग्री सेंटीग्रेड। क्रिस्टलाइज्ड एल्यूमिना है द वॉल्यूम रेजिस्टिविटी ऑफ 500 ohms at 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे सरफेस रेजिस्टिविटी पहले हमने डिस्कस किया वॉल्यूम रेजिस्टिविटी। वॉल्यूम रेजिस्टिविटी क्या होती है कि एज अ होल जो सिरामिक सेट कर रहा होता है। तो अब सरफेस रेजिस्टिविटी क्या है कि जो उस मटेरियल है, जो स्पेसिमेन है, जो यूज़ हो रहा है, तो वो उसकी सरफेस करंट लीकेज को कितना रेजिस्ट करती है, उसको हम सरफेस रेजिस्टिविटी कह देते हैं। सरफेस रेजिस्टिविटी फॉर ड्राई एंड क्लीन सरफेसेस, जो अगर सरफेस ड्राई है, क्लीन है, उसके ऊपर कोई डेब्रिस, कोई कंटेमिनेट्स नहीं है, तो उसकी सरफेस रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है 10⁻12 ohms per centimeter square। At 98% humidity, the surface resistivity may be 10⁻11 ohms per centimeter square for a glazed piece or 10⁻9 ohms for an unglazed piece। जैसे हमने बात की है, ग्लेज पीस होता है कि ग्लास की ग्लेजिंग होती है, ग्लास से ये वर्ड निकला है, तो उसकी ग्लेजिंग होती है। ग्लेजिंग होती है कि उसके ऊपर एक लैमिनेशन करनी है डिफरेंट मटेरियल्स की, जैसे हम विंडो ग्लास की कॉमनली लैमिनेशन करते हैं। तो अगर 98% ह्यूमिडिटी है तो उसकी रेजिस्टिविटी कम हो जाती है। और अ ग्लेज पीस और 10⁻9, जो 10⁻9 अनग्लेज अगर पीस उसकी रेजिस्टिविटी है वो 10⁻9 है, मज़ीद कम हो जाती है। द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व गैस, अगर इसको मैं थोड़ा रिलेट करूँ ग्लेजिंग को, जैसे अगर हम अक्सर मटीरियल पर कोटिंग कर देते हैं ताकि इसमें से मज़ीद एनर्जी लॉस ना हो, तो इसी तरह ग्लेजिंग अगर होगी तो उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी और अनग्लेज्ड होगा तो उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी। द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व्ड गैसेस एंड अदर डिपोजिट्स आल्सो टेंड्स टू डिक्रीज द सरफेस रेजिस्टिविटी। उसमें गैसेस मौजूद हैं तो वो भी उसकी रेजिस्टिविटी को कम कर देती हैं सिरामिक मटीरियल की। Ceramic materials for capacitors हम commonly use करते हैं as a dielectrics। ceramic materials are commonly used as dielectric materials for capacitors with disc ceramics capacitors being the most common type। जो डिस्क ceramic capacitor है वो सबसे कॉमन है। दे consist mainly of बेरियम टाइटेनेट, उसमें बेरियम टाइटेनेट होता है, उसमें एडिटर्स मौजूद होते हैं। तो बेरियम टाइटेनेट है उसकी हम बात करें तो उसकी डायरेक्टिव कांस्टेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, 1200 से 1500 तक। With deities, its dielectric constant can be raised to values of many thousand। deities से जो उसकी dielectric constant है हम उसकी वैल्यू बढ़ा भी सकते हैं। बड़ी रिसर्च वर्क हो रही है इसके ऊपर, बेरियम टाइटेनेट पे, यट्रियम ऑक्साइड वगैरह पे, इस सिलसिले में, ताकि हम उसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बढ़ा सकें। चिप कैपेसिटर्स कैन प्रोवाइड हाई कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया, वाली चिप कैपेसिटर है उनकी कैपेसिटेंस भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। आगे सिरामिक्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है जिसको हम एज अ सेमीकंडक्टर यूज़ कर रहे होते हैं। सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है बिटवीन इंसुलेटर्स होती है और कंडक्टर्स होती है। सम सिरामिक्स कंपाउंड्स हैव, अगर सेमीकंडक्टर डिफरेंट टाइप है, एन टाइप सेमीकंडक्टर हैं, पी टाइप हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रही होती है, और जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उनमें जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है वो होल्स की वजह से हो रही होती है। वन ऑफ द डिवाइस इज द सेमीकंडक्टर बनते कैसे हैं, ये इसकी हम डॉपिंग करते हैं ट्राइवलेंट और पेंटावलेंट एटम से सेमीकंडक्टर डेवलप होते हैं। वन ऑफ द डिवाइस इज थर्मिस्टर और थर्मली सेंसिटिव रेजिस्टर विच इज यूज फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट एंड कंट्रोल। जो सेमीकंडक्टर के तौर पर डिवाइस यूज होती है और थर्मिस्टर कहते हैं, जो टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, मेजर करने के लिए यूज होती है। ये कैसे टेम्परेचर को मेजर करती है, ये मटेरियल के रेजिस्टर्स मेजर करती है, रेजिस्टर्स को टेम्परेचर में कन्वर्ट कर लेते हैं।
One concern is with the negative temperature coefficient type of thermistor whose resistance decrease with increase in temperature. जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, इसलिए हम ज़्यादातर जो प्रेफर करते हैं वो हम नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाले थर्मिस्टर को प्रेफर कर रहे होते हैं. The most commonly used ceramic semiconducting materials used for anti-stick thermistors are जो एंटी नेगेटिव थर्मल कोएफिशिएंट थर्मिस्टर जो कॉमनली यूज होते हैं वो सिंटर्ड ऑक्साइड है, द एलिमेंट्स मैंगनीज, निकल, आयरन, कोबाल्ट एंड कॉपर. नेक्स्ट जो इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है. पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि हम अगर हम मटेरियल पे स्ट्रेस अप्लाई करें तो उसमें से वोल्टेज क्रिएट हो, इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट हो, और अगर हम उसको इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट करें तो उसमें से स्ट्रेस क्रिएट हो. द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन सर्टेन non-conducting materials such as quartz crystals and ceramics when they are subjected to mechanical stress such as pressure or vibration, or the generation of vibrations in such materials when they are subjected to electric field. वही बात, अगर हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है तो उसके अंदर वाइब्रेशन या स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है. अगर हमने स्ट्रेस अप्लाई किया है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिक करंट या वोल्टेज प्रोड्यूस होता है. ये इफेक्ट हम कॉमनली यूज़ भी होते हैं. अब बॉल ट्रेन में यूज़ होता है. इसके अलावा जो क्लब्स यूज़ होते हैं, क्लब्स के ऊपर लोग डांस कर रहे होते हैं तो वो स्ट्रेस अप्लाई होता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से जो लाइटिंग है वो ऑन चल रही होती है. ठीक है. इसके अलावा इसको हम जो कार काउंटर कॉमनली टोल प्लाजा पे होते हैं डेवलप्ड कंट्री में, है कि जब कार एक टोल प्लाजा से गुजरती है तो वो स्ट्रेस अप्लाई करती है, स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है. उसको हम यूज़ करते हैं कार काउंटर में, और हम एक टोल प्लाजा से गुजरने वाली कार को काउंट कर सकते हैं. द पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन, ये सुपर कंडक्टर में भी कॉमनली यूज होता है. द पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल इफेक्ट by which mechanical force on a ferroelectric material can produce an electric response. इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स और इलेक्ट्रिक फोर्स मैकेनिकल रिस्पॉन्स. वही बात की है कि अगर हम इसको इलेक्ट्रिकल फोर्स प्रोड्यूस करेंगे तो वो मैकेनिकल रिस्पॉन्स हमें देगी, अगर मैकेनिकल उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो हमें इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स देगी. बेरियम टाइटेनेट एंड मैनी अदर ceramic material exhibit what is called the piezoelectric effect. बेरियम टाइटेनेट है, उसके अलावा और भी मटेरियल्स हैं जो हमारे piezoelectric इफेक्ट के तौर पे यूज़ करते हैं. They have many industrial applications. बहुत सारे industrial applications हैं. Examples include piezoelectric compression, accelerometer, mechanical force into electrical response, and ultrasonic cleaning transducers. इसको हम piezoelectric effect को इनमें हम यूज़ करते हैं. Next piezoelectric material continue है. Although barium titanate is commonly used as piezoelectric material, ठीक है, but जो barium titanate है इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं, मजीद रिसर्च हो रही है. ठीक है. piezoelectric ceramic materials such as lead zirconate and lead titanate, इसको हम बेरियम टाइटेनेट की जगह पे इन मटेरियल्स को भी यूज़ कर रहे हैं. इनकी जो प्रॉपर्टी यूज़ क्यों कर रहे हैं, इनका क्यूरी टेम्परेचर भी ज़्यादा हाई होता है. अब हम बात करते हैं उनकी एप्लीकेशंस पे कि उन प्रॉपर्टीज़ की बेस पे हम इनको किन एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं. कुछ प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं. उनमें सबसे पहले प्रॉपर्टी है कटिंग टूल मटेरियल में कॉमनली यूज़ होते हैं. इनकी हम फर्दर बात करेंगे आगे. गैस टरबाइन पार्ट्स में यूज़ हो रहे हैं. मटेरियल्स फॉर रोलिंग एलिमेंट्स, बेरिंग एप्लीकेशंस, बाल्स, रोलर्स, बेरिंग्स, पार्ट्स ऑफ डीजल इंजन्स, हॉट एक्सक्लूजन डाइस में यूज़ होते हैं. पंप पार्ट्स, रॉकेट इंजन पार्ट्स, मेडिकल, स्पाइनल फ्यूजन डिवाइसेस. ठीक है. इसमें यूज़ होते हैं मशीनिंग, कास्ट आयरन को मशीन करने के लिए, स्टेनलेस स्टील को मशीन करने के लिए एज एब्रेसिव ये यूज़ होते हैं. एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप पे यूज़ होते हैं. ठीक है. उसके बाद जो सिलिकॉन नाइट्राइड है स्पेसिफिकली वो एज इंसुलेटर यूज़ होता है, और एज अ केमिकल बैरियर यूज़ होता है इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने के लिए. मतलब कुछ चीज़ों को हमने एच करना होता है, कुछ को नहीं करना होता. जिनको नहीं करना होता उनको उनके लिए एज अ मास्क ये यूज़ होता है सिलिकॉन नाइट्राइड. अब फर्दर इनकी हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं. एडवांस्ड सिरामिक्स इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री. ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में कैसे यूज़ होते हैं ये सिरामिक्स इन इंजन्स, हीट रेजिस्टेंट सिरामिक्स पार्ट्स लाइक वाल्व कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं. इसके अलावा कैटलिस्ट कन्वर्टर में यूज़ होते हैं. ठीक है. इसके अलावा ये जो हमारी डिस्क ब्रेक्स होती हैं उनमें कॉमनली यूज़ होते हैं. क्रैंक शाफ्ट हाउसिंग में यूज़ होते हैं. इनकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए लेस वियर एंड लोअर नॉइस इमिशन, ताकि ये हो हमारी गाड़ी में, तो हम सिरामिक्स को यूज़ करते हैं. वियर रेजिस्टेंस कम हो और हमारी एफिशिएंसी ज़्यादा हो.
ये कुछ उसकी दिखाई गई हैं चीज़ें, स्ट्रक्चरल सरामिक्स कैसे यूज़ होते हैं, फिल्टर में यूज़ होते हैं, कैटलिस्ट कैरियर या कैटलिस्ट कन्वर्टर में यूज़ होते हैं। कैटलिस्ट कन्वर्टर क्या करते हैं, जो हमारी गाड़ी से इंजन से हजार्डियस गैसेस प्रोड्यूस होती हैं उनको ये लेस टॉक्सिक गैसेस में कन्वर्ट करके हमारे एनवायरनमेंट में एक्सेल करते हैं, जिससे एनवायरनमेंट फ्रेंडली गैसेस प्रोड्यूस होती हैं और लेस टॉक्सिक गैसेस जो हैं वो रिमूव हो जाती हैं। अच्छा जी, ये आगे फ्यूल इंजेक्टर्स में यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। डिस्क ब्रेक से मैंने पहले बात किया, उनमें ये कॉमनली यूज़ होते हैं। आगे आगे एडवांस सिरेमिक्स इन इक्विपमेंट एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मुराद है कि मशीनिंग में जो कोई भी चीज़ यूज़ हो रही है उसमें हम कोई भी मशीन है उसमें हम सिरेमिक्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे जहाँ हमें हाई वियर रेजिस्टेंस चाहिए, जैसे हम आयरन या स्टील को काटने के लिए जो कटिंग व्हील है वो भी हम सिरेमिक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें और अक्सर जगह पे हमें क्रोजन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, वहाँ पे भी हम सिरेमिक्स की कोटिंग कर लेते हैं। सिरेमिक्स को किसी और तरह से यूज़ कर सकते हैं, टेम्परेचर रेजिस्टेंस के तौर पर भी हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा मेक सिरेमिक्स सेफ दैन अदर मटेरियल्स इन इक्विपमेंट एंड मैकेनिकल यूज़ में सिरेमिक्स को यूज़ करना सेफ़ है, कटिंग टूल्स के तौर पर यूज़ होता है और मैकेनिकल पंप्स में ये कॉमनली यूज़ होता है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में एडवांस सिरेमिक्स का यूज़ हम पढ़ते हैं, जैसे कैपेसिटर्स में यूज़ होता है, इंसुलेटर्स में यूज़ होता है, कैपेसिटर में या डाइलेक्ट्रिक सिरेमिक्स यूज़ होते हैं। सिरेमिक्स हीट सिंक्स प्रोवाइड द राइट क्लाइमेट फॉर हाई पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। उसके अलावा ज़्यादा पीजो इलेक्ट्रिक मटीरियल भी यूज़ होते हैं। इंसुलेटर, अगर हमने किसी मटीरियल को इंसुलेट करना है तो किसी इलेक्ट्रिसिटी से हमने बचाना है तो वहाँ पे एज ए इंसुलेटर यूज़ करते हैं, क्योंकि ये थर्मल कनेक्टिविटी इनकी लो होती है, तो हीट का भी एज ए इंसुलेटर ये वर्क कर रहे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी की मेन लाइन्स हमारी गुजर रही होती हैं बाहर, तो उनमें जो हमारी डिस्क रखी होती हैं वो इंसुलेटर्स सिरेमिक्स के होते हैं। इसके अलावा जो घरों में इलेक्ट्रिसिटी का फ्यूज़ यूज़ होता है वो भी सिरेमिक्स का होता है, तो ये हम एज आ इंसुलेटर सिरेमिक्स एक्ट कर रहे होते हैं। कैपेसिटर में ये आप जैसे हमने पढ़ा डिस्क कैपेसिटर में या चिप कैपेसिटर में कॉमनली यूज़ होते हैं, वहाँ पे डाइलेक्ट्रिक करते हैं क्योंकि इनकी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा अच्छी होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एडवांस सिरेमिक्स इन मेडिकल टेक्नोलॉजी। मेडिकल टेक्नोलॉजी में एक रेवोल्यूशन आया है एडवांस सिरेमिक्स की वजह से। एडवांस बायोकम्पैटिबल एंड वियर रेजिस्टेंट एडवांस सिरेमिक्स इनेबल डॉक्टर टू प्रोवाइड पेशेंट्स विद ऑप्टिमम केयर एंड हेल्प पेशेंट्स मास्टर द चैलेंजेस ऑफ एवरीडे लाइफ अगेन। पहले यह था कि जब हम मेटल्स को यूज़ करते थे बॉडी पार्ट के तौर पे, किसी को रिप्लेस करना था हमने, तो होता ये था कि जो मेटल्स हैं उनमें क्रोजन का फैक्टर बहुत हैवी होता है, उसकी वजह से जो लाइफ होती थी किसी भी बॉडी पार्ट जो हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं, तो जैसे आर्टिफिशियल बोन है, तो ये ना उसकी लाइफ को कम कर देता था पार्ट की। तो जब हमने सिरेमिक्स यूज़ की है तो सिरेमिक्स से क्रोजन रेजिस्टेंस कम होती है, इनकी स्ट्रेंथ भी अच्छी है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल बोन के तौर पे इसको हमने यूज़ करना शुरू किया। इसके अलावा डेंटल प्रोडक्ट्स के तौर पे यूज़ होते हैं आर्टिफिशियल, हम जो टीथ हैं वो रिप्लेस कर सकते हैं इसके ज़रिए, ठीक है। उसके अलावा ये प्रोसेसेस के तौर पर भी यूज़ होता है, ठीक है। आगे हम मज़ीद बात करते हैं एडवांस सिरेमिक्स इन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। सिरेमिक्स मटेरियल्स इनेबल सेफ लो वियर प्रोसेस कंट्रोल, क्योंकि हम जो सोलर एनर्जी आजकल कॉमन हो रही है, कॉमन चल रही है, ठीक है। तो उसमें हम जो वो सिलिकॉन वेफर्स यूज़ करते हैं जो सोलर सेल के तौर पे काम कर रही होती हैं, जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रही होती हैं, तो जो सिलिकॉन है बीइंग का सिलिकॉन, तो उसमें सिलिका है वो इसमें सिलिकॉन वेफर्स के तौर पे यूज़ होता है। रिड्यूस एमिशन एंड इंश्योर एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्स इन मैनी एरियाज ऑफ एनर्जी सप्लाई एंड एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी। मज़ीद इस पर बात करते हैं इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी, फॉर इंस्टेंस इन वाटर ट्रीटमेंट और रिसाइकलिंग एंड प्रोसेसिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट रिसाइकलिंग में वाटर ट्रीटमेंट की प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उसमें भी ये सिरेमिक्स मटेरियल यूज़ करते हैं। सिरेमिक कंपोनेंट्स इंश्योर लॉन्ग लाइफ फॉर पार्ट दैट आर सब्जेक्टेड टू हाई स्ट्रेस ड्यूरिंग कन्वेइंग। जो हाई स्ट्रेस यूज़ होते हैं उसको उनकी वजह से मेटल्स में या किसी मटीरियल्स में जो क्रैक्स प्रोड्यूस होते थे उनकी जगह हम सिरेमिक्स की कोटिंग कर देते हैं ऊपर, जो थर्मल बैरियर के तौर पे सिरेमिक्स कोटिंग यूज़ होती हैं, तो उससे मटेरियल की लाइफ जो हम यूज़ कर रहे हैं वो बढ़ जाती है। सिरेमिक्स की हम मज़ीद कोटिंग भी यूज़ करते हैं, थर्मल बैरियर कोटिंग हम जिससे हम कह रहे होते हैं। ये जो अक्सर किसी मटेरियल को थर्मली कोट करना है या थर्मली उसको इंसुलेट करना है तो सिरेमिक्स मटेरियल की कोटिंग यूज़ होती है।
Ceramic material can withstand extreme temperatures and mechanical stresses in application for generating energy in power plant engines and turbines or in system of फोटोवोल्टिक्स। आप लोग को पता है कि जब एक इंजन चल रहा है तो वहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं, क्योंकि जो हाई टेम्परेचर पे हम अलाई यूज़ करते हैं, सुपर अलाइज यूज़ करते हैं, उनमें भी सिरामिक्स यूज़ होते हैं। सोलर थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, विंड एंड वाटर पावर, इन सारे सिस्टम्स में हम हैवी मशीनरी यूज़ कर रहे होते हैं। उस मशीनरी को हाई टेम्परेचर पे यूज़ करने के लिए और उसको इंसुलेट करने के लिए हम सिरामिक्स यूज़ करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एरोस्पेस में। एरोस्पेस में सिरामिक्स का यूज़ बढ़ रहा है तेज़ी से और यूज़ भी हो रहे हैं। एरोस्पेस इंजन शील्डिंग अ हॉट रनिंग एयरप्लेन इंजन फ्रॉम डैमेजिंग अदर कंपोनेंट्स। अब जो पार्ट इंजन के बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाते हैं, उनका टेम्परेचर हाई होता है, उसकी वजह से जो बाकी पार्ट हैं वो भी हीट अप होते हैं, तो उनको बचाने के लिए हम उसके ऊपर सिरामिक्स की कोटिंग करते हैं, जिसे थर्मल बैरियर कोटिंग कहते हैं। आगे एयर फ्रेम्स यूज एज हाई स्ट्रेस, हाई टेम्परेचर एंड लाइट वेट बेरिंग्स एंड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। एयर फ्रेम्स जो होते हैं उनके में भी सिरामिक्स को यूज़ किया जाता है ताकि वो हाई टेम्परेचर को बेयर कर सके, हाई स्ट्रेस हाई टेम्परेचर को बेयर कर सकें। मिसाइल नोज कोन्स शील्डिंग द मिसाइल इंटरनल्स फ्रॉम हीट। अब जो मिसाइल नोज कोन्स होती हैं ये बहुत हाई टेम्परेचर इनका होता है एयर फ्रिक्शन की वजह से भी, ठीक है, तो इसको ये शील्ड, जो इंटरनल इसके पार्ट होते हैं उसको सिरामिक्स के जरिए हम शील्ड करते हैं। स्पेस शटल टायर्स जो होती हैं उसमें भी यूज़ करते हैं। रॉकेट नोजल्स विद स्टैंड्स एंड फोकसेस द एग्जॉस्ट ऑफ द रॉकेट बूस्टर। रॉकेट बूस्टर का एग्जॉस्ट होता है, ठीक है, तो जो रॉकेट की नोजल हम होती हैं वो उसको हाई टेम्परेचर को बेयर करती हैं। मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ में सिरामिक्स का यूज़ है। ज़िरकोनियम डाइऑक्साइड सिरामिक्स आर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइफ्स। The blade of the ceramics knife will stay sharp for much longer than that of a steel knife। जैसे देखेंगे इसमें होता है कि ज़िरकोनियम डाइऑक्साइड जो हमें उसको एज आ नाइफ या ब्लेड के तौर पे यूज़ करते हैं, और इसकी जो क्योंकि वियर रेजिस्टेंस बहुत कम है, इसकी वियर रेजिस्टेंस कम होने की वजह से इसका जो ये ज़्यादा देर तक शार्प रहता है, ठीक है, और इसकी जो शार्पनेस होती है वो स्टील नाइफ से बहुत ज़्यादा होती है। Ceramics such as aluminum, bronze carbide and silicon carbides have been used in bulletproof vests। जो bulletproof जैकेट्स हम प्रिपेयर करते हैं उनमें भी ये यूज़ होते हैं। इसके बाद ये एक्जैटिक मटेरियल्स हैं, इनकी नई क्लास है, उसको भी हम bulletproof जैकेट्स में यूज़ करते हैं। सिलिकॉन नाइट्राइड पार्ट्स आर यूज इन सिरामिक्स बॉल बेरिंग्स। सिलिकॉन नाइट्राइड की बात करते हैं तो सिरामिक्स की बॉल बेरिंग्स होते हैं उनमें यूज़ होते हैं। देयर हायर हार्डनेस मीन्स दैट दे आर मच लेस ससेप्टेबल टू वियर एंड कैन ऑफर मोर देन ट्रिपल लाइफ टाइम्स। इनकी वियर रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, उससे हमें क्या फ़ायदा होता है कि ये इनकी वियर लाइफ है वो आम जो हम बेरिंग्स यूज़ करते हैं मेटल्स के उनसे 3 गुना ज़्यादा होती है, ठीक है। हाई टेक्निकल सिरामिक्स इज़ यूज्ड इन वॉच मेकिंग फॉर प्रोड्यूसिंग वॉच केसेस। जो घड़ियाँ होती हैं इनके केसेस बनाते हैं क्योंकि उनके ऊपर वियर नहीं होती, ठीक है, इसकी वजह से वो जल्दी ख़राब नहीं होती। द मटेरियल इज़ वैल्यूड बाय वॉच मेकर्स फॉर इट्स लाइट वेट, स्क्रैच रेजिस्टेंस एंड ड्यूरेबिलिटी एंड स्मूथ टच स्मूथ है, इसकी ड्यूरेबल भी है, ठीक है, स्क्रैच नहीं लगता है इसके ऊपर। जैसे ही हम कॉमनली आज के दौर में मोबाइल खरीदते हैं तो उसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी मार्केटिंग के लिए बताई जाती है कि जिसे स्क्रैच प्रूफ है, स्क्रैच नहीं लगता, तो वो हाईटेक सिरामिक्स होते हैं जिसके ऊपर स्क्रैच नहीं लगता। अब हम बात करते हैं सिरामिक्स एज अ कटिंग टूल्स। सिरामिक्स की एप्लीकेशन है, एक सिरामिक मटेरियल्स कटिंग में यूज़ होते हैं। सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सिरामिक्स, ये उसकी मज़ीद टेक्निकल टाइप है सिरामिक्स की जो हाई रिफ्रैक्टिव मटेरियल के तौर पर यूज़ होती है। इनकी वेटिंग रेजिस्टेंस, इनकी क्रोजन रेजिस्टेंस और इनकी थर्मल शॉक रेजिस्टेंस होती है, ये बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है, जैसे कॉमन रिफ्रैक्टिव मटेरियल से एल्यूमिना वगैरह से। ये यूज़ कैसे होते हैं? इन मेटल फॉर्मिंग साइलोन इज़ यूज्ड एज अ कटिंग टूल फॉर मशीनिंग चिल कास्ट आयरन के लिए, ब्रेजिंग, वेल्डिंग, फिक्सचर्स, पिंस, पार्टिकुलरली फॉर रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जो चीज़ें यूज़ होती हैं उनकी कटिंग टूल के लिए ये यूज़ होते हैं। आयरन गैस इंडस्ट्रीज ड्यू टू वियर रेजिस्टेंस, आयरन गैस इंडस्ट्री में भी यूज़ होते हैं ड्यू टू उनकी वेरी हाई वियर रेजिस्टेंस। अगर सिलिकॉन नाइट्राइड सिरामिक्स अनकोटेड अनकोटेड ये दोनों तरह से यूज़ हो सकते हैं। सिरामिक्स मेड ऑफ सिलिकॉन नाइट्राइड in uncoated form are ideally suited for simple machining of grey cast iron parts with high cutting data।
मतलब ये हाई एक्यूरेसी के साथ जो कास्ट आयरन है उसकी मशीनिंग के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मिक्स्ड सिरेमिक्स। मिक्स्ड सिरेमिक्स हैं जो, जैसे मैंने पीछे बात की है सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सिरेमिक्स की, ये भी उसी की टाइप है। दी एक्सीलेंट हॉट हार्डनेस मेक्स, हॉट हार्डनेस इज दैट कि हाई टेम्परेचर पे भी इनकी हार्डनेस अच्छी होती है, जिसकी वजह से ये यूज़ होता है टर्निंग ऑफ हार्डन्ड स्टील, हार्ड मशीनिंग ऑफ रोल्स एंड प्रिसीजन फिनिशिंग ऑफ ग्रे कास्ट आयरन वर्क पीसेस, ग्रे कास्ट आयरन, ठीक है। उसके बाद स्टील्स और रोल्स की जो टर्निंग होती है या उसकी मशीनिंग होती है उसके लिए यूज़ होते हैं। सीबीएन कटिंग मटेरियल्स, सीबीएन क्या चीज़ है, क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड टूल है, ये सिरेमिक्स है, मशीनिंग ऑफ ग्रे कास्ट आयरन के लिए यूज़ होता है ये। उसके बाद ये स्टील को प्रोसेस करने के लिए भी यूज़ होता है। उसके बाद ये उसके साथ ब्लेड शो किए हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है सरमर्स। सरमर्स क्या है, ये जी सिरेमिक्स और मेटल कम्बिनेशन से बनता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जी इनकी इसमें जो कॉमन मटेरियल आते हैं, कॉमन मटेरियल्स फॉर टिप्स इंक्लूड, जो टिप बनाने के लिए कॉमन मटेरियल होते हैं उनमें सिमेंटेड कार्बाइड्स, पॉलीक्रिस्टलाइन डायमंड एंड क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड। इनकी क्या होता है जी, ये एक्सीलेंट कटिंग एबिलिटी होती है, ये इनसे कटिंग बहुत अच्छी होती है, जैसे हम ग्लास को कट करने के लिए डायमंड यूज़ करते हैं, ठीक है। ये मशीनिंग के लिए यूज़ होते हैं, ग्रूविंग ऑफ स्टील पार्ट के लिए ये कटिंग टूल यूज़ होते हैं। एचडी लाइन is completely a new cutting material and insert system specifically designed for high performance hard turning application of ball bearing steel। स्पेशली ये यूज होते हैं बॉल बेरिंग स्टील्स की टर्निंग के लिए। उसके बाद सिरेमिक्स कटिंग टूल इंसर्ट्स में मजीद हम बात करते हैं डायमंड की। डायमंड एक सबसे कॉमन जो कटिंग टूल हम यूज़ करते हैं, जैसे हम उसकी ग्लास की कटिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। कार्बन अलॉय हार्ड और अब्रेसिव नॉन मेटेलिक मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल स्टोन, कंक्रीट, asphalt, ग्लास, सिरेमिक्स, जेमस्टोन्स एंड सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, ये इन सब की कटिंग के लिए यूज़ होता है। स्टोन की, कंक्रीट की, एसफाल्ट की, ग्लास की, सिरेमिक्स, जेम की। उसके बाद सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स के लिए नॉन फेरस मटेरियल्स की, कॉपर एंड देयर अलॉयज, सम ऑफ सॉफ्ट बट टफ मटेरियल सच एज रबर एंड रेजन्स की कटिंग के लिए भी डायमंड को हम यूज़ करते हैं, डायमंड पीरियड्स को यूज़ करते हैं। इनकी ये शेप साथ शो भी की हुई है। अगेन टाइटेनियम कार्बाइड एल्यूमिना कॉमनली यूज फॉर ड्राई कटिंग ऑफ हार्ड एंड स्टील, जो स्टील हार्ड एंड है उसकी हमने हीटेड उनके पास उसको हार्ड किया हुआ है उसकी कटिंग के लिए यूज़ होते हैं। ये एक क्लास है जो कम्बिनेशन ऑफ टाइटेनियम कार्बाइड प्लस टाइटेनियम नाइट्राइड है। ये जो कॉमनली यूज़ होता है अनिल्ड कार्बन के लिए और लो अलॉय स्टील के लिए, हार्ड अलॉय स्टील के लिए एंड हाई टेम्परेचर अलॉय विद पुअर मशीनेबिलिटी, जिनकी मशीनेबिलिटी पुअर होती है, मतलब उनके ऊपर अगर हम कोई एब्रेसिव लगाएंगे तो वो चिपक जाएंगे या उनकी मशीनिंग प्रॉपर नहीं होगी, तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं टाइटेनियम कार्बाइड एंड टाइटेनियम नाइट्राइड का कम्बिनेशन। सबसे एक और इम्पोर्टेंट जो कटिंग टूल है वो टंगस्टन कार्बाइड। कार्बाइड कटिंग surfaces are often used for machining through materials such as carbon steel और stainless steel। कार्बन स्टील के लिए, स्टेनलेस स्टील की कटिंग के लिए ये यूज़ होते हैं। एज वेल एज इन सिचुएशन वेयर अदर टूल्स वुड वियर अवे, ऐसी ऐसी सिचुएशंस जहाँ पे जिसको हम कट कर रहे हैं, जिस स्पेसिफिन को हमने कट करना है उसकी हार्डनेस बहुत ज़्यादा है, जो हम कम पीछे हम मटेरियल पड़े हैं उनसे भी ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम टंगस्टन कार्बाइड यूज़ करते हैं ताकि वो वियर ना हो और टूल में वियर ना हो और उसको हम कटिंग प्रॉपर वेस में कर सकें। रेजर ब्लेड्स पे भी यूज़ कर सकते हैं इसको। ये कुछ शेप्स शो की हुई हैं जो हम ड्रिलिंग के लिए टूल यूज़ करते हैं, ये टंगस्टन कार्बाइड के कॉमनली होते हैं, इसलिए इनकी वियर रेजिस्टेंस हम दीवार में सुराख करें, वुड में सुराख करें या किसी भी होल के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। सुपर हार्ड अब्रेसिव्स की हम बात करते हैं। मेटालोग्राफी एक मेटलर्जी की, मैकेनिकल की अहम टेक्निक है जिसके लिए हम माइक्रोस्ट्रक्चर देखते हैं। उस माइक्रोस्ट्रक्चर को रिवील करने के लिए हम जो सबसे अहम चीज़ की हमें ज़रूरत होती है वो सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव पेपर्स होते हैं, ठीक है, जिसका ग्रिड साइज डिफरेंट होता है। 60 से स्टार्ट होकर ये 1200 तक जाता है या उससे भी प्लस इनका ग्रिड साइज हो सकता है। तो ग्रिड साइज इतना ज़्यादा होता जाएगा उतनी ग्राइंडिंग फाइन होती जाएगी। तो हम मटेरियल को स्टेप बाय स्टेप ग्राइंड करते हैं और उससे हम उसकी माइक्रोस्ट्रक्चर देखते हैं। तो उसमें जो हमारा पेपर होता है वो सिलिकॉन कार्बाइड पेपर होता है। ये सिलिकॉन कार्बाइड पेपर कहाँ यूज़ होता है, मज़ीद बात करते हैं। इन मैन्युफैक्चरिंग इट इज़ यूज्ड फॉर इट्स हार्डनेस
In abrasive machining process such as grinding, honing, water jet कटिंग एंड स्टैंड ब्लास्टिंग यूज होता है, ग्राइंडिंग में यूज होता है। उसके बाद पार्टिकल सिलिकॉन कार्बाइड, इसमें ये बनता कैसे है, जो पेपर हम बनाते हैं ये सिलिकॉन कार्बाइड के पार्टिकल होते हैं, उसको पेपर के ऊपर स्प्रेड करते हैं और स्प्रेड करने के बाद उसके साथ चिपक जाते हैं और ये पेपर तैयार हो जाता है, जिसको हम एमरी पेपर भी कह देते हैं, ठीक है। और इसको एज अ ग्राइंडिंग पेपर हम यूज़ करते हैं। अगर नेक्स्ट बात करते हैं सिलिका की। सिलिका एक कॉमन एब्रेसिव टूल है जो सैंड ब्लास्टिंग के लिए यूज़ होता है। सैंड ब्लास्टिंग ऑफ स्टील, कंक्रीट और वुड, इसके लिए हम इसकी, ताकि इसकी सरफेस है प्रिपेयर कर सकें कोटिंग के लिए, या इसको आर्किटेक्चरल जो इफेक्ट्स उसके ऊपर प्रोड्यूस करने होते हैं, जो डिज़ाइन बनाना होता है वो भी हम सैंड ब्लास्टिंग के जरिए सिलिका को यूज़ करते हुए बना सकते हैं। सबसे एंड में की बात करते हैं वाटर जेट कटिंग। वाटर जेट कटिंग कैसे होती है, इसमें मटेरियल कौन सी यूज़ होती है, इसमें गार्नेट है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। मटेरियल्स जो कॉमनली वाटर जेट कटिंग से हम कट करते हैं उसमें टेक्सटाइल्स हैं, रबर्स हैं, फोम है, स्टेनलेस स्टील है, एल्यूमिनियम प्लास्टिक्स हैं, लेदर, कंपोजिट, स्टोन, टाइल, ग्लास, मेटल्स, फूड, पेपर एंड और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम इससे कट कर सकते हैं। मोस्ट ceramics कैन आल्सो बी कट ऑन एन abrasive वाटर जेट एज लॉन्ग एज द मटेरियल इज softer than the abrasive being used। अब कह रहा है कि कुछ ceramics भी यूज़ कर सकते हैं हम। ceramics कब तक यूज़ करेंगे, जब तक जिस पार्ट को हमने कट करना है उसकी हार्डनेस, ठीक है, जो हम गार्नेट या एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज़ कर रहे हैं उससे कम होगी, जब तक तब तक उसको हम वाटर जेट कटिंग से उसको कट कर सकते हैं। ये कुछ एप्लीकेशन है सिरामिक्स की। सिरामिक्स बहुत ही वास्ट फील्ड है जिसमें बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं। जैसे हमने बहुत सारी जगह पर एप्लीकेशन पढ़ी हैं, एरोस्पेस में पढ़ी हैं, कटिंग टूल्स में पढ़ी हैं, ठीक है, इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में पढ़ी हैं, तो इसकी और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस है। इस लेक्चर का मकसद सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देना था, ताकि आपके जहन में सिरामिक्स फील्ड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी एप्लीकेशंस हैं, उनका एक प्रॉपर स्केच बन जाए और उसको हम प्रॉपरली यूज़ कर सकें।